हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी केमिस्ट्री। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, है ना। हेमेटाइट से हमने आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट किया था, वो प्रोसेस की थी। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड से हम कॉपर को कैसे अलग करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप वही क्या करते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। जो भी ओर है मेरे पास उसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्रश करेंगे क्रशर की हेल्प से, फिर उसको ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर की हेल्प से, और फिर उसको क्या करेंगे, उसको पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेप है फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसके अंदर क्या थे, 5 मेथड मैंने आपको बताए थे। उसमें से क्या होता है, जैसे आयरन को मेनली हेमेटाइट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना। वैसे तो बहुत सारे वो होते हैं, बहुत सारी ओर्स होती है ना जहाँ से आयरन मिलता है, लेकिन मेनली हम हेमेटाइट से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही जो कॉपर होता है ना, कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉपर पायराइट से। कॉपर पायराइट क्या होता है, CuFeS2 इसका फॉर्मूला होता है, और कॉपर पायराइट से हम उसको अलग करते हैं। अब ये क्या है, इसके अंदर सल्फर है, ये क्या एक सल्फाइड ओर है ना। और मैंने आपको बताया था अगर कोई भी ओर जिसके अंदर जो भी सल्फाइड ओर होगी ना, उसको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से हम कंसंट्रेट करेंगे, है ना। तो इसकी कंसंट्रेशन हम कैसे करेंगे, बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था क्या होती है, उससे इसकी कंसंट्रेशन करेंगे। थर्ड स्टेप तो फिर कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं थर्ड प्रोसेस में, है ना। उसमें क्या थे, 2 मेथड थे हमारे पास। कौन सा था, एक तो कैल्सिनेशन था, एक रोस्टिंग था। तो इसमें ना हम रोस्टिंग से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रोस्टिंग क्या था, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना। एयर की प्रेजेंस में हम हीट कर रहे थे रोस्टिंग में, और कैल्सिनेशन में हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, है ना। तो क्या है, सबसे पहले जो कॉपर पायराइट है ना, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, फेरस सल्फाइड के अंदर और कॉपर सल्फाइड के अंदर। ठीक है, कॉपर पायराइट है मेरे पास CuFeS2, उसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे, है ना। ऑक्साइड बनाना है तो उसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे। जब इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फाइड बनेगा, और साथ में फेरस सल्फाइड बनेगा। ठीक है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब जो कॉपर सल्फाइड बना है और फेरस सल्फाइड बना है, उसकी फिर से ऑक्सीडेशन हो सकती है ना। तो जो कॉपर सल्फाइड बना है ना, इसकी फिर से ऑक्सीडेशन होगी, और क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और जो फेरस सल्फाइड है ना, इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी, और फेरस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन हो रही है मतलब क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना। तो यहाँ पे फेरस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड, और कॉपर सल्फाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। अब मुझे बताया कि जो आयरन होता है ना, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर की बजाय। तो फिर क्या होता है, जो ये बना है ना कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड से फिर आयरन सल्फाइड की फेरस सल्फाइड की रिएक्शन होती है। कॉपर ऑक्साइड जो बना है उससे रिएक्शन होती है फेरस सल्फाइड की। फेरस सल्फाइड की रिएक्शन होकर क्या बनता है, कॉपर सल्फाइड फिर से बन जाता है। देखो यहाँ पे कॉपर सल्फाइड था ना, और उसकी ऑक्सीडेशन होकर कॉपर ऑक्साइड बन गया था। तो फिर क्या होता है, जो ये कॉपर ऑक्साइड बना है ना, ये फिर से कॉपर सल्फाइड बन जाता है। और वो कैसे बनेगा, जो ये कॉपर ऑक्साइड बना है ना, ये इस आयरन सल्फाइड के फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके दोबारा से कॉपर सल्फाइड बना लेता है। ठीक है, तो फिर जो मेरे पास अब और बनी है ना रोस्टिंग प्रोसेस के बाद, जो मुझे और मिलेगी, अब उसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, कॉपर सल्फाइड होगा। ठीक है, जो यहाँ पे कॉपर सल्फाइड बना है, कॉपर सल्फाइड होगा, और फेरस ऑक्साइड होगा। फेरस ऑक्साइड होगा और कॉपर सल्फाइड होगा, और साथ में क्या होगा, फेरस सल्फाइड भी होगा, कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड। अब ऐसा तो है नहीं है कि जितना भी फेरस सल्फाइड था वो सब पूरे के पूरे की ऑक्सीडेशन हो गई और पूरा फेरस ऑक्साइड बना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, कुछ एक अमाउंट ऐसी मिलेगी हमें फेरस सल्फाइड की, जो क्या होगी, अनरिएक्टेड होगी। ठीक है, कुछ फेरस सल्फाइड ऐसा बचेगा जो रिएक्ट नहीं करेगा। तो मेरे पास अब क्या क्या बचेगा, और में मेरे पास क्या बचेगा, कुछ अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड बचेगा, आयरन फेरस ऑक्साइड बचेगा, और कॉपर सल्फाइड बचेगा। ठीक है, अब मेरे पास थर्ड प्रोसेस भी होगी, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। मैंने जो ओर थी ना उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास क्या, रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप में हम रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करवाएंगे फिर मेटल में। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो रोस्टेड और हमें मिली थी, अब जो मैंने आपको पीछे बताया था, उसमें क्या होता है, वो उसकी रिएक्शन होती है सिलिका के साथ। जैसे फेरस ऑक्साइड था ना, फेरस ऑक्साइड की रिएक्शन होगी सिलिका के साथ, SiO2 सिलिका होता है, उसकी रिएक्शन सिलिका के साथ होगी, और कुछ कोक के साथ, कोक यानी कि यहाँ पे किसको बोला, कार्बन, कि कार्बन के साथ उसकी रिएक्शन होगी, सिलिका के साथ उसकी रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, स्लैग बनेगा, स्लैग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी जैसे मैंने वो किया था, बताया था ना आपको, उसमें जब हम पढ़ रहे थे आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो वहाँ पे वो ली थी, है ना, एक फर्नेस ली थी, वहाँ पे ना नीचे 2 लेयर बनी थी, है ना। सिमिलरली इस प्रोसेस में भी नीचे ना 2 लेयर बनेंगी।
ठीक है, 2 लेयर बनेगी, जिसमें से क्या होगा, नीचे तो हमें मेटल मिल जाएगी, जो भी मेटल नीचे तो हमें क्या मिल जाएगी, कॉपर मिल जाएगा नीचे तो, और ऊपर वाली लेयर में हमें स्लैग मिलेगा। स्लैग की फॉर्मेशन हुई है ना, तो ऊपर वाली लेयर में हमें 2 लेयर बनती है, ऊपर वाली लेयर में स्लैग बनता है और नीचे वाली लेयर में हमें क्या मिलता है, कॉपर मैट। ठीक है, कॉपर मैट क्या होता है, कॉपर मैट होता है कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड। ठीक है, कुछ आयरन सल्फाइड ऐसा था ना मेरे सॉल्यूशन में जो अनरिएक्टेड था, है ना, कॉपर सल्फाइड। और अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें थी, कॉपर सल्फाइड था, आयरन ऑक्साइड था और आयरन सल्फाइड था। अब यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, है ना। जो ये मेरे पास ये था ना आयरन ऑक्साइड, इसने क्या कर लिया, स्लैग की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड तो चला गया क्योंकि उसने स्लैग बना लिया। अब क्या बचा, कॉपर सल्फाइड बचा और आयरन सल्फाइड बचा। ठीक है, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। अब जो 2 लेयर बनेंगी, नीचे वाली लेयर में तो बनेगा कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। ठीक है, और ऊपर वाली लेयर में क्या बनेगा, स्लैग की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, स्लैग बनेगा। अब ये जो बना है ना कॉपर मैट, अब इस कॉपर मैट से भी हमें क्या करना है, हमें तो कॉपर चाहिए ना, कॉपर, तो मुझे इससे भी कॉपर अलग करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, अब है रिकवरी ऑफ कॉपर फ्रॉम मैट। जो कॉपर मैट है ना, उससे अब कॉपर को कैसे अलग करेंगे वो देखना है। ठीक है, कॉपर मैट क्या होता है, मिक्सचर होता है ये कॉपर सल्फाइड का प्लस फेरस सल्फाइड का। कॉपर सल्फाइड प्लस फेरस सल्फाइड क्या होता है, कॉपर मैट। अब कॉपर मैट से कॉपर को कैसे अलग करेंगे, इस प्रोसेस को ना हम बोलते हैं बेसिमराइजेशन। ठीक है, मैंने लिखा नहीं हुआ, जो हम कॉपर मैट से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उस प्रोसेस को बोला जाता है बेसिमराइजेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो भी कॉपर मैट है ना, जो कॉपर मैट मुझे यहाँ से मिला है, उसको मैं किसके अंदर डालूंगी, बेसिमर कन्वर्टर के अंदर डालूंगी। ठीक है, ये बेसिमर कन्वर्टर है, इसके अंदर डालूंगी। तो क्या होगा, यहाँ से ये क्या होती है, एक पियर शेप्ड फर्नेस होती है। ठीक है, ऐसे जैसे पियर जैसी शेप लग रही है ना इसकी यहाँ से, तो एक पियर शेप्ड फर्नेस होती है जो किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, जैसे उसमें किया था वैसे एक ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज ब्लोन इन फर्नेस। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हॉट एयर पास करवा, देखो यहाँ पे ना स्टैंड लगा हुआ है, जो ये फर्नेस है ना, यहाँ पे स्टैंड क्यों लगा होता है, ये वाले स्टैंड लगे होते हैं ताकि हमने इसको मूव करवा सके। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसके अंदर ना कॉपर मैट डालूंगी। ठीक है, कॉपर मैट डालूंगी, फिर उसमें उसको ना अच्छे से मिक्स करने के लिए ये स्टैंड लगे होते हैं ताकि ना इसको, ये ना ऐसे हिल सकता है नीचे से। ठीक है, अब ये ऐसे हिल सकता है तभी क्या होगा, इसके अंदर मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो पाएगा, है ना। तो क्या होता है, इसीलिए स्टैंड लगे होते हैं ताकि मैं इस सोल्यूशन को अच्छे से मिक्स कर सकूँ। यहाँ से कॉपर मैट डालूंगी ऊपर से और ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसी के लिए स्टैंड लगे होते हैं। ठीक है, तो फिर जैसे ही मैं यहाँ से हॉट एयर पास करवाऊंगी ना, ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज ब्लोन इन द फर्नेस, तो क्या होगा, जो भी सल्फर आर्सेनिक एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा ना इसमें कॉपर मैट में, वो चला जाएगा, वोलेटाइल ऑक्साइड बन जाएगा और वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी ना मेरी सल्फर और आर्सेनिक, जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी वो चली जाएंगी और हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखो क्या होता है इसके अंदर, ये बेसिमराइजेशन क्या होती है, इसके अंदर रिडक्शन होता है। ठीक है, कैसे होता है देखो, अब कॉपर मैट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, आयरन सल्फाइड प्रेजेंट था, यानी फेरस सल्फाइड बोल लो, फेरस सल्फाइड प्रेजेंट था और कॉपर सल्फाइड प्रेजेंट था, है ना। फेरस सल्फाइड प्रेजेंट था और कॉपर सल्फाइड प्रेजेंट था, है ना, ये चीज़ प्रेजेंट थी मैट के अंदर। तो क्या होता है, जो फेरस सल्फाइड था ना, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा। फेरस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होगी, फेरस ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो रिमूव हो जाएगी, उड़ जाएगी ना अपने आप। फिर क्या हुआ, जो फेरस ऑक्साइड बना है ना, उसकी रिएक्शन सिलिका के साथ होगी और क्या बनेगा, स्लैग बन जाएगा। ठीक है, वही स्लैग फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या हुआ, फेरस ऑक्साइड पहले फेरस सल्फाइड को कन्वर्ट कर लिया फेरस ऑक्साइड में, और ये तो रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो फेरस ऑक्साइड है ना, उसकी सिलिका के साथ रिएक्शन होती है और वो स्लैग की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, आयरन तो रिमूव हो गया, है ना, आयरन तो रिमूव हो गया एज ए स्लैग। उसके बाद क्या बचा, अब ये तो चला गया, इसका खेल खत्म यहाँ से। अब बचा क्या, कॉपर सल्फाइड। अब जो कॉपर सल्फाइड है ना, उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, है ना। तो क्या होगी, जब कॉपर सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, साथ में वही सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी जो रिमूव हो जाएगी। फिर जो कॉपर ऑक्साइड बना है ना, कॉपर सल्फाइड की ऑक्सीडेशन से जो कॉपर ऑक्साइड बना है ना, उसकी फिर से रिएक्शन होगी कॉपर सल्फाइड के साथ।
जो कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड बना उसकी रिएक्शन होगी कॉपर सल्फाइड के साथ, क्या बनेगा, कॉपर आपको प्योर फॉर्म में अलग मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉपर मिल गया। अब क्या था, कॉपर ही तो एक्सेप्ट कर रहे थे हम कॉपर पायराइड से, तो हमने कॉपर एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे जो कॉपर बनता होता है ना उसको क्या बोलते हैं, आयरन ली थी मैंने यहाँ पे ना, जो कॉपर मिलता है ना यहाँ से उसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, जो बेसिमराइजेशन प्रोसेस से जो हमें कॉपर मिलता है उसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। फिर उस कॉपर को ना फिर से प्योरीफाई किया जाता है, वो रिफाइनिंग में आएगा, जो मैंने अभी तक आपको कराया नहीं, आगे कराऊंगी ना रिफाइनिंग क्या होता है, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी इतना देखो, जो ये ब्लिस्टर कॉपर बनता है फिर इसको रिफाइनिंग से प्योरीफाई करते हैं हम। ठीक है, जो फोर्थ लास्ट टॉपिक आपका रिफाइनिंग, वहाँ पर देखना। अब इसका एलिंगम डायग्राम और करते हैं। क्या एलिंगम डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है, ये एलिंगम डायग्राम है किसके बीच में, चेंजिंग गैस फ्री एनर्जी टेम्परेचर के बीच में एक प्लॉट होता है ना एलिंगम डायग्राम। तो क्या होता है यहाँ पे, ये कब होती है, किसके लिए, जिंक की ऑक्सीडेशन के लिए, जब जिंक कन्वर्ट होता है जिंक ऑक्साइड में। ये कर्व है किसके लिए, कॉपर जब चेंज होता है कॉपर ऑक्साइड में। ये कर्व है जब कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये कर्व है जब कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और ये वाली कर्व है जब कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये बताया था ना, जिसकी लाइन सबसे नीचे मिलेगी ना, मतलब वो क्या कर सकता है, अपने से ऊपर वालों की रिडक्शन करवा सकता है ना। जिसकी लाइन सबसे नीचे होगी वो अपने से ऊपर वालों की रिडक्शन करवा सकता है। तो अब देखो यहाँ से CuCO2 लाइन इज ए टॉप, जो कॉपर और कॉपर ऑक्साइड वाली लाइन है ना वो सबसे टॉप पे है ना। और जो CO और C से CO कहाँ है, यहाँ C से जब CO कन्वर्ट हुआ है, द CCO एंड CO2 लाइन लाइज बिलो, ये दोनों लाइन क्या है, नीचे हैं। इसका क्या मतलब है कि हम कॉपर को रिड्यूस करवा सकते हैं किसकी हेल्प से, कोक की हेल्प से। ठीक है, कार्बन की हेल्प से कॉपर को रिड्यूस करवा सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, कार्बन वाली जो दोनों लाइन है वो इसी नीचे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो इसके नीचे जो भी लाइन होंगी ना वो क्या कर सकते हैं आप, जो भी मतलब उनके अंदर जो भी मेटल होगी ना वो रिडक्शन करवा सकते हैं अपने से ऊपर वालों की, है ना। यानी कि कॉपर की रिडक्शन हम कार्बन से करवा सकते हैं ना। तो फिर यहाँ से क्या होगा, जो क्या था कॉपर सल्फाइड था ना, उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है ना। फिर रिडक्शन होती है इसकी कार्बन के साथ, जो कॉपर ऑक्साइड बना है ना उसकी रिडक्शन होगी कार्बन के साथ, और आपको क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी। ठीक है, तो मेनली तो बस क्या था, जो ये था ना कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन कार्बन से करवा सकते हैं हम, क्योंकि कार्बन की लाइन क्या है, कार्बन की गैस फ्री एनर्जी से कम है ना। तो फिर यहाँ से क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिडक्शन करवा सकते हैं और आपको कॉपर मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग से मिल जाएगी। ठीक है, और ये कॉपर ऑक्साइड कैसे बना है, वो रिएक्शन दिखा रखी है ऊपर। ठीक है, अब है एक सेक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे जिंक ऑक्साइड से। यहाँ पे मैं आपको इसका एलिंगम डायग्राम बता रही हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जिंक को कैसे अलग करेंगे जिंक ऑक्साइड से। ये वाला जो एलिंगम डायग्राम है ना, ये पीछे वाला सेम है जो मैंने पीछे आपको कराया, अभी कराया ना। ये वाला एलिंगम डायग्राम किसके लिए करवाया, ये वाला कॉपर के लिए। देखो यहाँ पे जिंक वाली कर्व थी, यहाँ पे CO वाली थी, यहाँ पे मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद करोगे दूसरा हो जाएगा, सेम है। ठीक है, यहाँ पे जिंक भी मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे कॉपर वाली ये सबसे ऊपर थी। ठीक है, इसको भी लिख लो जाए। यहाँ पे कौन सी थी आपकी, कॉपर वाली थी, जब कॉपर की ऑक्सीडेशन से बना था कॉपर ऑक्साइड CO2। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, देखो अब जिंक के नीचे तो क्या होता है, जो नीचे लाइन होती है ना जिनकी गैस फ्री एनर्जी कम होती है, वो अपने से ऊपर वालों की रिडक्शन करवा सकती है ना। तो फिर जिंक के नीचे तो कोई भी लाइन नहीं है ना, तो जिंक की रिडक्शन कैसे होगी। अब देखो यहाँ से जो जिंक से जो जिंक ऑक्साइड बना है ना, वो वाली कर्व और जो ये वाली कर्व है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, ये वाली दोनों कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इस टेम्परेचर पे। ठीक है, जब टेम्परेचर 1180 है ना, तब ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रही है। कौन कौन सी कर्व, एक तो जो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, और एक जब जिंक से जिंक ऑक्साइड बना है। ठीक है, ये वाली कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। यानी कि इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे तो जिंक की रिडक्शन होगी नहीं, है ना।
जब टेम्परेचर 1180 से कम होगा ना तब तो जिंक की रिडक्शन करवाने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन जब 1180 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना, तब जब इस टेम्परेचर से मैं ज़्यादा टेम्परेचर की बात करूँगी तो मुझे ना इस लाइन के नीचे ये वाली लाइन मिल रही है ना, गैस फ्री एनर्जी इसके लिए कम है ना इसकी बजाय। जिंक से जब जिंक ऑक्साइड बन रहा है तो तब उसके लिए गैस फ्री एनर्जी मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू है, ठीक है। और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है तब उसके लिए गैस फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कुछ होगी, है ना। तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड जब बन रहा है उसके लिए गैस फ्री एनर्जी कम है, किसकी बजाय, जब जिंक से जिंक ऑक्साइड बन रहा है ना। जब जिंक से जिंक ऑक्साइड बन रहा है तब गैस फ्री एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, और जब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है तब गैस फ्री एनर्जी की वैल्यू कम है। कब, 1180 टेम्परेचर के बाद, ठीक है। उससे पहले तो इसकी ही कम है, उसके बाद की बात कर रही हूँ, 1180 टेम्परेचर के बाद की बात कर रही हूँ कि गैस फ्री एनर्जी जिंक से जिंक ऑक्साइड के लिए तो ज़्यादा है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कम है। यानी कि जिंक की रिडक्शन मैं करवा सकती हूँ कार्बन का यूज़ करके, है ना। क्योंकि क्या ये वाली लाइन इसके नीचे है ना, तो मैं कार्बन का यूज़ करके जिंक की रिडक्शन करवा सकती हूँ। लेकिन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर 1180 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। सेकेंड क्या है, देखो जब मैं टेम्परेचर की बात करती हूँ ना 1270, जब मैं 1270 की बात करूँगी मतलब यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे बात करूँगी तो ये वाली लाइन किसके लिए है, यहाँ से जब ये लाइन गई है ये वाली लाइन किसके लिए है, जिंक से जिंक ऑक्साइड के लिए, है ना। और जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन भी तो अभी इसके नीचे मिल रही है। जब मैं इस टेम्परेचर की बात करूँगी तो इस लाइन की ये वाली लाइन भी इसके नीचे है, और ये वाली लाइन तो इसके नीचे है ही, है ना। तो यानी कि ये वाली लाइन किसके लिए है, जब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ये वाली लाइन किसके लिए है, जब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यानी कि वो भी नीचे लाई कर रही है जिंक से जिंक ऑक्साइड वाली कर्व के, और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन रहा है वो वाली कर्व भी लाई कर रही है, इसके नीचे लाई कर रही है जिंक से जिंक ऑक्साइड की जो कन्वर्जन है ना। तो यानी कि जब मैं 1270 टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगी ना, जब 1270 टेम्परेचर होगा तब मैं जिंक की रिडक्शन करवा सकती हूँ कार्बन का यूज़ करके, ठीक है। क्योंकि ये वाली कर्व भी कार्बन के लिए, ये वाली कर्व भी कार्बन के लिए, यहाँ से कार्बन से कन्वर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, यहाँ से कार्बन की ऑक्सीडेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, ठीक है। तो यानी कि जब 1270 टेम्परेचर होगा ना तब क्या होगा, वहाँ पे क्या है, डेल जी ऑफ ZnO इज़ हाइयर देन दैट ऑफ CO2 एंड CO फॉर्मेशन, है ना। जो CO बन रहा है और CO2 बन रहा है उससे डेल जी हाई होगी, गैस फ्री एनर्जी हाई होगी, जिंक से जिंक ऑक्साइड जो बन रहा है वो वाली गैस फ्री एनर्जी से ज़्यादा होगी जब CO2 और CO बन रहे हैं, है ना। तो यानी कि ZnO को मैं ईजिली रिड्यूस करवा सकती हूँ कार्बन की हेल्प से, कोक की हेल्प से, ठीक है, अबव 1270 केल्विन। अब देखो क्या मैं CO का यूज़ कर सकती हूँ इसकी रिडक्शन के लिए, जिंक से जिंक ऑक्साइड जब बन रहा है फिर मुझे जिंक ऑक्साइड से दोबारा जिंक चाहिए उसकी रिडक्शन करवा के, जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन करवा के मुझे दोबारा से जिंक चाहिए, तो मैं कार्बन, मैंने बता दिया कार्बन का यूज़ कर सकती हूँ उसकी रिडक्शन के लिए। क्या मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ कर सकती हूँ, बताओ, ग्राफ देख के बताओ, क्या मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ कर सकती हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कौन सी कर्व है, ये वाली। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो ये वाली जो लाइन है ना ये तो जिंक से ऊपर ही है हमेशा, कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। देखो ये वाली लाइन किसके लिए थी, जिंक से जिंक ऑक्साइड के लिए, और ये वाली लाइन है कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, है ना। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, ये वाली लाइन तो इससे ऊपर ही चलेगी हमेशा, कहीं भी चले जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं ना कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ नहीं कर सकती जिंक की रिडक्शन के लिए, जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन के लिए मैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी कर्व तो इससे ऊपर ही चल रही है हमेशा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो गैस फ्री एनर्जी है ना वो तो ज़्यादा ही है हमेशा। तो ये थी एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। अब मेरे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है, ये मैं आपको अभी नहीं करवा सकती, मैंने आपको 3rd यूनिट नहीं करवाई है अभी, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम को समझने से पहले आपको ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ आनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट मैं आपको पहले करवाऊंगी, उसके बाद ये वाला टॉपिक करवाऊंगी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए आप दो या 3 पे छोड़ देना, मतलब ऐसे वाले 1 2 3, मतलब दो छोड़ देना, 2 पे छोड़ देना एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैं करवाऊंगी वो वाला स्टार्ट कर लेना, और ये वाला टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मैं आपको करवाऊंगी जब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में करवा दूंगी, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको क्या करवाई, ये सारी प्रोसेसेस करवा दी ना। उसके बाद सिर्फ ये बचा रिफाइनिंग ऑफ मेटल, क्रशिंग ग्राइंडिंग हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गए थे, आइसोलेशन ऑफ मेटल हो गया, है ना। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल बचा है, ये एक कंसेप्ट बचा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसके अंदर 5 या 6 मेथड्स हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी। उसके बाद 1 लेक्चर नहीं 2 लेक्चर लगाओ, ठीक है।
या एक ही लगाओ, 1 या 2 लेक्चर में आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको एक टॉपिक जो बचा है वो करवा दूंगी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम वाला।